हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आईपीओ के बारे में, जो कल 16 फरवरी को आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम कौन सी बातों के बारे में सोचने वाले हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम कंपनी के बारे में, ये टेलीकॉम सेगमेंट के बारे में, सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस कंपनी, कॉम्पिटिटिव असेसमेंट करेंगे, कुछ फाइनेंशियल और की रेशियोज के बारे में सोचेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे कंपनी का, और आईपीओ की जो डिटेल्स है, जैसे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने का लॉट है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इंडियन टेलीकॉम सेगमेंट जो है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सर्विसेज को मेन तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है वायरलाइन, दूसरी है वायरलेस, और थर्ड इज एंटरप्राइज सर्विसेज। वायरलाइन में जो हम लीज लाइन कनेक्शन जो हम देखते हैं, लैंडलाइन कनेक्शंस जो है, ब्रॉडबैंड है, ये सारी सर्विसेज आती है। वायरलेस में एसएमएस है, मोबाइल पे जो कॉलिंग है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये सारी सर्विसेज आती है। फिर एंटरप्राइज सर्विसेज में फाइबर लीजिंग होता है, टावर को लोकेशन होता है, जिसमें हम टावर रेंट पे देती है कंपनी, वीपीएन है, डीटीएच है, डेटा सेंटर्स है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी हम रेलटेल के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी ईयर 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जो मिनी रत्न, नवरत्न ऐसी कंपनीज होती है, उसमें से ये मिनी रत्न कैटेगरी में फॉल होती है। और ये फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, जिसका 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। कंपनी का अगर हम बिजनेस बात करें, वो टेलीकॉम सेगमेंट में तो है, लेकिन वो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। और उसके मेजर जो कस्टमर है, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन, भारतीय रेलवेज, ईएसआईसी, ये तीन उसके मेजर कस्टमर है, जिससे उनका अराउंड 23% का टोटल रेवेन्यू जो है, 23% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन तीन कस्टमर से जनरेट होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ईएसआईसी जो है, कंपनी ऐसा इंफॉर्मेशन देती है कि ईएसआईसी का जो प्रोजेक्ट था, वो 2020 में कंप्लीट हो गया है, और वो फ्यूचर में रिन्यू होने वाला नहीं है। ठीक है। अभी हम सोचते हैं कि वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो उस उस सर्विसेज को हम मेन चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज टेलीकॉम इन नेटवर्क सर्विसेज, जिसमें आता है जो लीज लाइन कनेक्शन होते हैं, वीपीएन होते हैं, या फिर रिटेल कस्टमर को भी लीज लाइन कनेक्शन है, जो वो कंपनी रेल वायर नाम के ब्रांड के अंडर प्रोवाइड करती है। दूसरी कैटेगरी ऑफ सर्विस है टेलीकॉम इंफ्रा सर्विसेज, जिसमें नेटवर्क इक्विपमेंट्स या जो सर्वर होते हैं, उसका कूलिंग है, स्टोरेज है, पावर और फिजिकल सिक्योरिटी है, वैसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जो टावर्स होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, उस पे स्पेस भी रेंट पे प्रोवाइड करती है। तीसरी कैटेगरी है मैनेज डेटा सेंटर एंड होस्टिंग सर्विसेज, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, डिजास्टर रिकवरी सर्विस, आधार ऑथेंटिकेशन, टेलीप्रेजेंस सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। एंड फोर्थ कैटेगरी है जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि गवर्नमेंट को ई टेंडरिंग है, या फिर ई ऑक्शन है, स्मार्ट पेमेंट्स है, उसमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ठीक है। फिर ये हमने देखा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करती है, तो उसके जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सर्विस इंटीग्रेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करती है। अभी कुछ करंट उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी जो है, वो कंपनी इंडियन रेलवेज के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में की पार्टनर का रोल अदा करती है। ठीक है। फिर रेलवेज पे जो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम होता है रेलवे स्टेशन पे, उसकी सर्विस देती है। ई ऑफिस करके जो प्रोजेक्ट है, उसकी सर्विसेज देती है। अगर हम कस्टमर की बात करें, तो हमारे रेलवे के जो कस्टमर है, उनको वाईफाई की सर्विस स्टेशन पे प्रोवाइड करती है। फिर जो कंटेंट ऑन डिमांड है, सीओडी, वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी का जो फाइबर नेटवर्क है, वो अराउंड 59,000 रूट किलोमीटर्स का है, विच इज कनेक्टिंग अराउंड 6,000 रेलवे स्टेशन एज ऑफ 31 ऑफ जनवरी 2021। और ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपिटिटिव असेसमेंट करें, यानी उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि कंपनी का कंपैरिजन हम की टेलीकॉम कंपनी से भी करेंगे और की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी से भी करेंगे। पहले की टेलीकॉम कंपनी जो है जैसे कि जियो, टाटा, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, उससे अगर करें तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन और आर ओ सी ई है विच इज़ 13% एंड 14% रिस्पेक्टिवली, वो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, सब और सबसे ज़्यादा है। अगर हम उसका कंपैरिजन रेलटेल का कंपैरिजन आईसीटी कंपनीज के साथ करते हैं, जैसे कि एचसीएल है, सीफी टेक्नोलॉजीज है, टाटा कम्युनिकेशन है, तो उसमें भी नेट प्रॉफिट मार्जिन और आरओसी जो 13% एंड 14% है रिस्पेक्टिवली, वो भी बाकी सारी कंपनीज के कंपैरिजन में एक ज़्यादा निकल के आता है। अभी हम कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जिसमें पहले है टोटल इनकम। तो कंपनी का टोटल इनकम है जो 1100 के आसपास का रहा है पिछले 3 साल में। और जो सितंबर 20 तक के जो 6 महीने का रेवेन्यू है वो भी 550 के आसपास है, मतलब वो ऑन एन एवरेज सेम टू सेम है पिछले कुछ सालों में। उसके सामने हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो भी 28 to 30% के बीच में ही रहा है, विच इज़ अराउंड 300 टू 320 टू 330 के आसपास। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं तो वो भी एक एकदम स्टेबल रहा है, कांस्टेंट रहा है, उसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है कुछ 12% के आसपास, विच इज़ अराउंड 140 ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, विच इज़ गुड सिचुएशन, 12% का प्रॉफिट। कुछ रेशियोज देखते हैं, तो उसमें मेन रेशियो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। जो अगर हम देखते हैं मार्च 2018 से मार्च 2020 तक 3 सालों में कुछ 10.5% के आसपास का हमें वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिखता है। ठीक है। और नेट असेट वैल्यू अगर हम कम देखें तो एज ऑन सितंबर 2020 इट वाज अराउंड 43.45। अभी कंपनी का अगर स्वॉट एनालिसिस करें तो उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कंपनी की क्या है, तो ये जो कंपनी है इट इज अमोंग द लार्जेस्ट न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इन इंडिया विथ पैन इंडिया ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क। और कंपनी जो है वो इंडियन रेलवेज के की पार्टनर है, मतलब कि ये सबसे बड़ा उसका कस्टमर है और वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो भी एक अच्छा रहा है। 2007 से लेके अब तक वो कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल है, डेट फ्री है, और उसका रिटर्न हमने देखा अभी कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके कि रिटर्न हाईएस्ट है। अगर वीकनेसेस की बात करें तो कंपनी का जो डेटर साइकिल है वो ज़्यादा है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग डेटर है वो अ, अगर मार्च 2020 का देखें तो वो 164 डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 45% ऑफ टोटल सेल इज नॉट कलेक्टेड। ठीक है। अ, फिर सितंबर 2020 का अगर हम देखें तो वो 223 डेज है, विच इज 122% ऑफ द सेल। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कलेक्शन में डिले हो जाता है, कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पाता है जल्दी, और उसकी वजह से ये हायर डेटा साइकिल की वजह से ही कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो का सिचुएशन भी फेस किया हुआ है। 2018 में 19.5 करोड़ का, 2019 में 1.2 करोड़ का, और फॉर द 6 मंथ एंडिंग ऑन सितंबर 20 इट वाज अराउंड 60 करोड़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैश फ्लो जो है वो भी नेगेटिव फेस किया हुआ है कंपनी ने। अभी हम कुछ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है ARPU, ठीक है, वो पिछले 2 साल में लगातार कम होता जा रहा था, नेगेटिव हो रहा था। इट वॉज अराउंड 13% एंड 16% इन लास्ट 2 ईयर नेगेटिव। बट अभी एक्सपेक्टेशन है कि 10% से वो ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ हाइक इन टेरिफ्स। अभी हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर, डेट और कंपनी का, और हर एक व्यक्ति अभी
इंटरनेट पे डिपेंड होने लगा है, जिसकी वजह से जो डेटा यूजेज है, जो पिछले साल 11 GB का था पर मंथ पर यूज़र, वो बढ़ के 21 GB पर मंथ पर यूज़र होने वाला है, विच इज़ शोइंग ग्रोथ ऑफ 20% CAGR। और 5G का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 5G को इंडिया में लाने के लिए, वो है फाइबर नेटवर्क्स, जो फाइबर केबल है उसका नेटवर्क। ठीक है, तो वो अभी मार्केट में 1 मिलियन से लेके 1.2 मिलियन किलोमीटर का क्रिएट होना चाहिए, जिसकी वजह से हम 5G रेडी हो सके। तो ये कंपनी के सामने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फाइबर सेक्शन, जो फाइबर केबल का इंडस्ट्री है उसमें ग्रो करने के लिए। लेकिन उसके सामने कुछ थ्रेट भी है, जैसे कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट लेवी से भरा पड़ा है कंपनी पे, इंक्लूडिंग टैक्स एंड स्पेक्ट्रम एंड लाइसेंस फीस, जो अलग अलग चीज़ की होती है। ये सब मिला के जो टैक्सीज है या फिर लेवी है, वो 29% से 32% का है। जो अगर हम यू नो कुछ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा है। और कोविड की वजह से क्या हो रहा है कि 5G को इंडिया में लाना वो थोड़ा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोथ में भी डिले आ सकता है। और कंपनी जो है वो सर जो टावर्स रेंट पे देती है, जिसको हम को लोकेशन इंडस्ट्री कहते हैं, वो इंडस्ट्री में भी रेंट पर टेनेंट कम होने की वजह से या फिर टेनेंसी कम होने की वजह से उसमें नेगेटिव ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। और वो नियर फ्यूचर में 3 से 5% का नेगेटिव ग्रोथ दिखेगा। उसका एक रीज़न ये भी है कि वोडाफोन इंडिया का मर्जर होने की वजह से जो 84,000 के ओवरलैपिंग टावर्स थे वो रिड्यूस होने वाले हैं, जिसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है, और डिमांड कम होने के कारण प्राइस भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। अभी हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में, कि ये आईपीओ कब आ रहा है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आईपीओ का ओपनिंग डेट है 16 Feb 2021, और क्लोजिंग डेट है 18 Feb 2021। और कंपनी का इश्यू टाइप है बुक बिल्डिंग। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 93 से 94 है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको 155 के लॉट में अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका लिस्टिंग है वो बीएससी और एनएससी दोनों में होने वाला है। अगर आप अप्लाई करते हो कैप प्राइस से, यानी कि ₹94 से, तो आपको ऑलमोस्ट ₹14,570 का इन्वेस्टमेंट मिनिमम करना पड़ेगा। और ये जो कंपनी इश्यू ला रही है उसकी जो साइज है वो कुछ 800 सॉरी 819.24 करोड़ की है। ठीक है, और ये जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो डिसइन्वेस्टमेंट का है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर अपने शेयर बेचेंगे और उनको पैसे मिलेंगे, कंपनी को कोई इसका पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इट्स जस्ट ऑफर फॉर सेल। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।